इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बीजेपी में नवीन का अध्याय शुरू हो चुका है। बस थोड़ी ही देर में पदभार संभालेंगे नितिन नवीन। पीएम मोदी, शाह जो है इस कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। आपको बता दें, औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। मंगलवार यानी आज नितिन नवीन दिल्ली के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करने के बाद अब 11:30 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार बंगला साहिब में मत्था टेकने के बाद नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय के लिए निकल गए हैं, जहां वो 11:30 बजे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित नितिन गडकरी और विभिन्न बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो आपसे कुछ ही देर में नितिन नवीन जो है वो पदभार संभालेंगे। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, इस वक्त बीजेपी मुख्यालय का माहौल क्या है और किस तरह की तैयारियां जो है बीजेपी अध्यक्ष के लिए हैं? देखिए प्रज्ञा, बता दें कि नई साल की नई शुरुआत में जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना कप्तान दे दिया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बात चल रही थी कि जेपी नड्डा को कि आखिरकार कब इनका कार्यकाल खत्म होगा। कार्यकाल जैसे ही खत्म हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन को जो है 45 साल की एज में जो है नया युवा अध्यक्ष यहाँ पर दिया गया। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अग्नि परीक्षा 2026 से चालू हो गई और 2027 में जो चुनाव भी होना है, तो उसको देखते हुए नितिन नवीन को जो है आखिरकार उन्होंने दाव लगाया कि आगे देखा जा रहा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं। क्योंकि बात की जाए जिस तरीके से चुनाव 2026 का होना है, तो 26 के चुनाव को देखते हुए अगली परीक्षा को लेकर जो है नितिन नवीन को जो है अपना अध्यक्ष बनाया गया है। और अध्यक्ष बनाने के बाद अभी कुछ ही देर में औपचारिक नाम का ऐलान यहाँ पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। उसमें बताइए, बात की जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे। थोड़ी देर में कुछ ही देर बात की जाए नेताओं की, तो नेताओं का सिलसिला जारी है। तमाम अलग अलग स्टेट के जो सीएम है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार जिस तरीके से 45 साल का नया युवा का चेहरे पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया है और कहा है कि जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव में देखना होगा कि आखिरकार नितिन नवीन कितने सक्सेस होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अगली परीक्षा को देखते हुए जो अगली परीक्षा है नितिन नवीन के कंधे पे नितिन नवीन के कंधे पर रख के जो है काम किया जाएगा। क्या चैलेंजेस जो है नितिन नवीन के सामने हो सकते हैं नितिन? देखिए, बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से नितिन नवीन जो है आखिरकार बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की राजनीति में काफी सक्सेस रहे हैं और लगातार देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बहुमत से ये जिताते हैं। क्योंकि देखा जा रहा है लगातार जिस तरीके से जेपी नड्डा का कार्यकाल जब तक चल रहा था उस कार्यकाल को लगातार जो है यहाँ पर तमाम मंत्री सांसद थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी तो बिहार में तो उसको देखते हो तो नया भारतीय जनता पार्टी को और लगातार जो तमाम बड़े चेहरे थे उस पर जो है आखिरकार नितिन नवीन के चेहरे को लेकर पहले औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया था, उसे वैसे ही अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस नाम का औपचारिक ऐलान होगा। क्योंकि कल जो वोटिंग हुई थी तो वोटिंग को देखते हुए निर्विरोध इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब 2027 की तैयारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए युवा कप्तान के कंधे पे मिसाइल चलेगी और लगातार ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो देखने को मिलेगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल नितिन, अगर बात की जाए पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो इस नए अध्यक्ष को लेकर किस तरह का उत्साह पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है? देखिए, बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय दिल्ली में जो है तमाम जो कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता, उनमें काफी जोश दिख रहा है। लगातार नितिन नवीन के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ था उसमें देखा गया था बिहार की राजनीति को देखते हुए बिहार की राजनीति में अपने सक्सेस रहे थे, तो उसको देखते बिहार के लोगों में काफी खुश नजर आ रहे हैं। और लगातार जो आसपास के जो स्टेट हैं, यूपी हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ स्टेट में है उनमें जो युवाओं को लेकर काफी रोष है और लगातार जिस तरीके से खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और लगातार तमाम ऐसे जो युवा हैं जो पहले कहा करते थे कि युवाओं को आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो इतना बड़ा योगदान देती है, क्योंकि 45 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए तो 45 साल के ही नितिन नवीन है। लगातार जिस तरीके से एज है कि कम एज में जो है उनको पार्टी का कप्तान बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, तो उसको देखते युवाओं में काफी जोश का माहौल दिख रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नितिन चौधरी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।
अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद लखनऊ बुलाए गए हैं। आपको बता दें 2027 चुनाव की तैयारी को अब अखिलेश देखेंगे। संगठन को मजबूत करने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। संसदीय मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें बैठक में सभी सांसदों को बुलाया गया है। लगभग 12 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में यह पूरा मंथन होगा। तो आपको बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बड़ी बैठक लखनऊ में बुलाई है। यह बैठक 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें बैठक में पार्टी के सभी सांसदों को शामिल होने के लिए लखनऊ बुलाया गया है। दोपहर 12 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में यह मंथन शुरू होगा। वहीं बैठक के दौरान संगठन की मजबूती, चुनावी रणनीति और जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें अखिलेश यादव जो है इस दौरान सांसदों से फीडबैक लेंगे। आगामी चुनाव के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए, इस पर भी बातचीत की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी को 2027 के लिए एकजुट और सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ में ये बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी सांसदों को इस बैठक में बुलाया गया है। सभी को 12 बजे से बुलाया गया है और आपको बता दें 12 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। 2027 चुनाव की रणनीति को लेकर ये बैठक माना जा रहा है। संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, किन मुद्दों पर चर्चा की जाए, किन किन मुद्दों को इस बार अहम माना जाए, इन सभी चीजों को लेकर आज अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। सभी सांसदों को इस बैठक में बुलाया गया है। संसदीय मुद्दे को लेकर भी रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। इसके साथ ही सभी को एकजुट और सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर आज उन्होंने एक बड़ी बैठक जो है वो लखनऊ में बुलाई है। सभी सांसदों को इस बैठक में बुलाया गया है। इसके साथ ही 12 बजे के आसपास ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कौन कौन से मुद्दे इस बार अहम हो सकते हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। एक साथ रहने और सक्रिय राजनीति में होने की को भी लेकर जोर दिया जाएगा। विशेष जोर जो है वो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिया जाएगा। तो आपको बता दें संगठन को मजबूत करने के लिए ये बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक को अखिलेश यादव द्वारा जो है वो बुलाया गया है। आपको बता दें सभी सांसदों को इसमें इनवाइट किया गया है। संसदीय मुद्दे को लेकर यह बैठक जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। सभी सांसदों को इस बैठक में बुलाया गया है। 12 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में ये पूरी बैठक होगी। इस बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो है अखिलेश यादव होंगे। काफी अहम माना जा रहा है ये बैठक। आज अखिलेश यादव ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। एकजुट और सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। तो आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। अखिलेश यादव ने सभी सांसदों को इस बैठक में इनवाइट किया है। इसके साथ ही आपको बता दें 2027 चुनाव की तैयारी को लेकर अखिलेश यादव जो है कई दिशा निर्देश जो है कार्यकर्ताओं और सांसदों को दे सकते हैं। किस तरह से चुनावी रणनीति जो है वो तैयार की जाए, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। कई दिशा निर्देश जो है अखिलेश यादव जो है सांसदों को दे सकते हैं। इसके साथ ही राजनीति में किस तरह से सक्रिय होना है, इस पर भी काफी अहम चर्चा जो है इस बार की बैठक में हो सकती है। तो ये बैठक जो है आज की सबसे बड़ी बैठक मानी जा रही है। काफी अहम माना जा रहा है ये बैठक। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक अहम माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव जो है खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सभी सांसदों को इस बैठक में बुलाया गया है। कौन कौन से क्षेत्र में अपनी मजबूती बनानी है, पीडीए को कैसे आगे बढ़ाना है, इन सभी मुद्दों को लेकर आज अखिलेश यादव जो है वो सांसदों के साथ बातचीत कर सकते हैं और इसीलिए ये बैठक जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जो है, वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए राशिद आरिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राशिद, आज समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी बैठक बुलाई है, कितना अहम माना जा रहा है ये बैठक? किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में?
नहीं, देखिए आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज बड़ी बैठक बुलाई है। तमाम सांसद जो है यहाँ पहुंचना शुरू हो गए। धर्मेंद्र यादव यहाँ पहुंच गए, हरिंदर मलिक है, जौहर रहमान बर्क है, तमाम सांसद जो है यहाँ पे पहुंच चुके। सुल्तानपुर से सांसद जो है रामवीर सिंह वो भी पहुंचे। देखिए धीरे धीरे सांसदों का पहुंचना शुरू हो गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद यहाँ पहुंच चुके हैं पार्टी कार्यालय में अभी कुछ ही समय पहले। देखिए आपको बता दें, ये बहुत ही अहम बैठक मानी जा रही है क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव को लेके सारी पार्टियों ने अपनी रणनीति तेज कर ली है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपनी जो है राजनीति को और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से 27 में जो पीडीए का नारा लेके चला जा रहा है समाजवादी पार्टी, उस नारे के साथ में कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का काम करे। आज की बैठक ये अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे, क्योंकि कुछ सांसदों से हम लोगों की जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि उत्तर प्रदेश जो एसआईआर चल रहा है उसके लेके जो है खासकर बात करनी है क्योंकि ये एक अहम मुद्दा माना जा रहा है एसआईआर को। उसके बाद में रिपोर्ट कार्ड सांसद देंगे कि अब उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया और 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और किसको टिकट दिया जाए, इसको भी बैठ के चर्चा होगी। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके यहाँ बात होनी है। सांसद का आना जाना शुरू हो गया, तमाम सांसद यहाँ पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र यादव भी पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव जो मुखिया है वो भी पहुंच चुके हैं, तमाम सांसद पहुंच चुके। इतना असम भी अभी भी आए हैं। अब आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पीछे कार्यालय देखिए, तमाम जो है सांसद आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल राशिद, अगर आप किसी से बात करने की कोशिश करें वहां पे जो भी सांसद पहुंच रहे हैं। नहीं, देखिए तमाम सांसदों से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं किया। रामवीर सिंह का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ में कर रही है, जैसे उन्होंने अमेरिका घाट का जो है मामला उठाया, बनारस में मंदिरों का मामला भी उठाया, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके आज बैठक में बात भी है ना। बिल्कुल राशिद, क्या माना जाए, कोई बड़ा राजनीतिक संदेश या रोड मैप भी आज तैयार किया जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बैठक है, कहीं ना कहीं सभी सांसदों को बुलाया गया तो ये माना जा रहा है कि रोड मैप 2027 का जो है वो बनेगा और कहीं ना कहीं जो सांसद है उनसे रिपोर्ट कार्ड भी तलब किया जाएगा कि आपने अपने क्षेत्र में क्या काम किया। 2027 में विधानसभा चुनाव में टिकट जो बांटे जाएंगे उसको लेके भी बात चर्चा होगी। देखिए सबसे बड़ी बात है एसआईआर का मुद्दा, क्योंकि एसआईआर में जो 4 करोड़ वोट कटने की बात आई थी उसके बाद में अखिलेश यादव ने तमाम बार जो है चुनाव आयोग को घेरा था। उसी को लेकर ये बैठक अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि 27 की चुनाव की जो है तैयारी अब से शुरू हो गई है। दिसंबर में या जनवरी शुरू में चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, जिसको लेकर अब ये बैठक बड़ी मानी जा रही है क्योंकि तैयारी पूरी जो है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इससे बताना मैं भूल गया, बिल्कुल राशिद, अब देखना ये होगा कि किन किन मुद्दों पर आज अखिलेश यादव जो है वो चर्चा करते हैं और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आपको बता दें आरोपी रजीम से 8 घंटे तक पूछताछ हुई है। आपको बता दें आरोपी रजीम से पूछे गए हैं 50 सवाल। 48 घंटे की रिमांड पर आरोपी रजीम को रखा गया था, जिससे 50 सवाल किए गए हैं। 48 घंटे तक वो रिमांड पर रहा। इसके साथ ही रजीम का नेटवर्क जो है वो लगातार पुलिस खंगाल रही है। तो यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के धर्मांतरण मामले में पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी रजीम से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसमें उससे 50 सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसके नेटवर्क और संपर्कों की जानकारी जुटाने पर भी विशेष ध्यान दिया। इसके साथ ही आपको बता दें रजीम को 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है ताकि मामले की गहन जांच की जा सके। पुलिस आरोपी के संपर्क और गतिविधियों की पूरी पड़ताल कर रहा है। ये कार्रवाई धर्मांतरण से जुड़े मामले की गंभीरता को दर्शाती है और जांच आगे और व्यापक स्तर पर जारी है। तो आपको बता दें आरोपी रजीम से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ हुई है। लगातार पुलिस जो है उससे पूछताछ कर रही है। 48 घंटे की रिमांड पर आरोपी रजीम को रखा गया है। 50 सवाल जो है उससे पूछे गए हैं। उसके कौन कौन से नेटवर्क हैं, किस तरह की गतिविधियों में वो लिप्त था, इन सभी मुद्दों को लेकर लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। आपको बता दें 8 घंटे तक उससे लगातार पूछताछ की गई थी, जिसमें कई अहम जानकारी जो है वो निकल कर सामने आई, जिसमें रजीम के नेटवर्क किससे थे, क्या कुछ गतिविधियों में वो लिप्त था, इन सभी को उजागर करने में पुलिस जो है वो लगी हुई है। आपको बता दें केजीएमयू धर्मांतरण मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें आरोपी रजीम से 48 घंटे
वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आरोपी रजीम से लगभग 50 सवाल पूछे गए, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है इस मामले में? जी देखिए, डॉक्टर रमीजुद्दीन को अब 48 घंटे की रिमांड पर पुलिस ने लिया है और लखनऊ के गोसाईगंज जेल के सेल में उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, गोसाईगंज जेल वो जेल है जो एक शांत जगह है और वहां पर अलग स्थान पे ले जाकर के देखिए उससे पूछताछ की जा रही है। 8 घंटे के अंदर जो विभाग है वो 50 सवाल एजेंसी उससे पूछती है। खास तौर पर जो नेटवर्क देखिए निकल करके आ रहे हैं, देखिए इस्लामिक संगठनों से भी इसके तार जुड़ते हैं। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसकी भी कड़ी जोड़ करके भी सवाल किया गया है। ये देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण बात हो जाती है। और 48 घंटे की पुलिस रिमांड है। इसमें देखिए शुरुआती अगर दिन की बात करें तो 8 घंटों के भीतर तकरीबन 50 से 60 सवाल थे जिनको पूछा गया। रमीजुद्दीन कई सवालों के जवाब देता, कई सवालों पर वो गोल गोल घुमाता, ऐसा निकल करके वहां से बातें निकल के आ रही है। लेकिन देखिए, ये एक जो एंगल समझ रहे थे कि केजीएमयू के इर्द गिर्द ही लोगों को लग रहा था कि देखिए केजीएमयू के इर्द गिर्द की बात है और वहीं पर ये बात खत्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, तार बेहद दूर तक कहीं ना कहीं जाकर के जुड़ रहे हैं। तमाम जो संगठन है, इस्लामिक संगठन जैसे पीएफआई है, पीएफआई के साथ भी देखिए नाम जो है रमीजुद्दीन के जो पिता हैं उनका जुड़ा, रमीजुद्दीन का भी जुड़ा और अन्य कौन ऐसे संगठन है, अब इसकी भी देखिए जांच की जा रही है। बिल्कुल अनुराग, रमीज जो था उसकी किससे किससे संपर्क थी, इसके बारे में भी कुछ जानकारी सामने आई है? जी देखिए, पीएफआई के साथ रमीजुद्दीन के जो पिता हैं उनका संपर्क था, ऐसी बात सामने आई है और रमीज के भी संपर्क थे। पीएफआई वो संगठन है जिस पर सरकार पहले ही देखिए बैन लगा चुकी है। केरल में धर्मांतरण के मामले और तमाम अन्य ऐसे मामले जो देश विरोधी हो सकते हैं उनमें संलिप्तता पीएफआई की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पाई गई थी। अगर आपकी बात करें तो 48 घंटे के भीतर अब रमीज से ये पूछा जा रहा है कि आखिर वो कौन से अन्य संगठन है, इस्लामिक संगठन जो कट्टरपंथी संगठन है, उनके साथ किनके साथ लिंक है, मददगार कौन है, लखनऊ में कौन हैंडल कर रहा है, लखनऊ में ये जो जाल है इसमें साथी कौन है और किस तरह से इसका पूरा नेटवर्क काम करता था। देखिए, एक सवाल बहुत बड़ा है कि डॉक्टर रमीज अभी कितने और हैं, ये पता लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि केजीएमयू में एक डॉक्टर रमीज पकड़े गए हैं, लेकिन अभी कितने और घूम रहे हैं, कहाँ कहाँ धर्मांतरण का जो खेल है अपनी बातों में फंसाने का, परिवार की बातों में फंसाया और उसके बाद में देखिए पूरा प्रकरण सामने आया, दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस पे क्या पूरा गैंग एक्टिव है, क्या कहीं से कोई इशारा है, कोई हैंडलर है या फिर कोई और नाम अनुराग इस मामले में सामने आया है? देखिए, अभी जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को यह शक पूरा है कि रमीजुद्दीन के तमाम साथी हैं जो एक समय एक्टिवेट हो सकते हैं। ऐसे में देखिए, इसीलिए 48 घंटे की जो रिमांड है कहीं ना कहीं ली गई होगी और 8 घंटे के भीतर 50 सवाल का एक बड़ी बौछार जो है बिल्कुल अनुराग, अब देखना होगा कि इस 48 घंटे की रिमांड में और क्या कुछ जानकारी जो है निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप में ये शामिल हुआ, किस इस्लामिक संगठन से ये प्रभावित हुआ, क्या कुछ अभी तक की पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आई है, दिल्ली धमाके में वो किससे मुलाकात किया था, कैसे हिंदू महिला डॉक्टर के संपर्क में आया था, वो फरारी के दौरान किस किस से संपर्क में था, वो किस वक्त किससे मुलाकात की थी, ये सभी सवाल जो है वो लगातार पुलिस की तरफ से पूछे जाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि किस तरह से कनेक्शन उसका छांगुर से मिला था, कैसे इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप में वो जुड़ा था, इन सभी सवालों को ध्यान में रखा जा रहा है और इन्हीं सभी सवालों को लेकर पुलिस जो है वो लगातार उससे पूछताछ कर रही है। 48 घंटे के रिमांड पर रमीज को रखा गया है, कैसे हिंदू महिला डॉक्टर के वो संपर्क में आया था, फरारी के दौरान किस किस से वो संपर्क में था, ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसे लेकर पुलिस जो है वो लगातार उससे पूछताछ कर रही है। 8 घंटे तक उससे पूछताछ की गई है। अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें 2 दिन के रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी जो है वो पहुंचे हुए हैं, जहां आज वो क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे। नगरपालिका अध्यक्ष के घर जाएंगे राहुल गांधी, उचाहार के रोहनिया में मनरेगा चौपाल लगाएंगे। राहुल गांधी की मनरेगा चौपाल जो है आज लगाई जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय मुद्दों पर
वो लोगों की बात सुनेंगे। रायबरेली दौरे को लेकर सियासी हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है। तो आपको बता दें, रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी जो है वो पहुंचे हुए हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले वो क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे, उसके बाद से वो चौपाल लगाएंगे जिसमें मनरेगा के मुद्दे को लेकर वो बातचीत करेंगे। वहीं इनके इस दौरे को लेकर सियासी हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है। तो आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जो है वो 2 दिन के रायबरेली दौरे पर हैं। सबसे पहले वो क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी नगर पालिका अध्यक्ष के घर भी जाएंगे। कार्यक्रम के तहत वो उच्चाहार क्षेत्र के रोहनिया गांव में मनरेगा चौपाल में हिस्सा लेंगे। इस दौरान राहुल गांधी मनरेगा से जुड़े श्रमिकों से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, स्थानीय रोजगार, मजदूरी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, राहुल गांधी का ये दौरा क्षेत्रीय मुद्दों को समझने और संगठन को मजबूत करने के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तो आपको बता दें, आज रायबरेली के दौरे पर है राहुल गांधी। 2 दिवसीय ये दौरा है उनका, काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा। आपको बता दें, सबसे पहले आज वो क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगे, उसके बाद उच्चाहार के रोहनिया में मनरेगा चौपाल लगाएंगे। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, राहुल गांधी जो है वो 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ कार्यक्रम जो है आज उनका रहने वाला है? जी देखिए, आपको बता दूं कि नेता प्रत्यक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली अपने भूये मोग गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं जी। वो कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेसियों में उत्साह देखने को मिल रहा है, साफ तौर से कांग्रेसी काफी उत्साहित देखने को मिल रहे हैं और अपने नेता को अपने बीच में होने की काफी बड़ी तैयारी उनके द्वारा की गई है। वो भूये मोग गेस्ट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके बाद वो जो है रायबरेली प्रीमियर लीग की 20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे, जहां पर देखा जाए तो इंटरनेशनल प्लेयर रायबरेली के रहने वाले आरपी सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में ये उनका प्रोग्राम है। इसके बाद वो रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के आवास जाएंगे। कुछ दिन पहले उनके घर में मांगलिक प्रोग्राम था, उसमें शिरकत नहीं हुई है, तो वो कहीं न कहीं परिवार से मिलने के लिए जाएंगे और कहीं न कहीं शुभकामनाएं भी देंगे। और इसके बाद जो है मनरेगा बचाओ संग्राम चौपाल का आयोजन ऊंचाहार के रोहनिया ब्लॉक में उमरन में लगाया गया है, तो उसमें शिरकत करेंगे और वहां पर भी कांग्रेसियों की तैयारी की गई है। कांग्रेसी वहां पर हुजूम देखने को मिल रहा है। कांग्रेसी जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो पूरे प्रोग्राम को लेकर काफी उत्साहित देखने को मिल रहा है। बिल्कुल राजू, अगर बात की जाए राहुल गांधी के इस दौरे को, तो कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है? किस तरह के मुद्दों पर राहुल गांधी जो है वो चर्चा कर सकते हैं? देखिए, अगर मुद्दे की बात करें तो जो इस समय इंटरनेशनल मुद्दा बना हुआ है और कांग्रेस के द्वारा पूरी तरह से मनरेगा बचाओ आंदोलन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना की गई है, उसी को लेकर ये एक बड़ी चौपाल का आयोजन किया गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो किस तरह से अपने लोगों के बीच में जाते हैं और अपनी बातों को साझा करते हैं और किस तरह से इस योजना को बचाने के लिए ये चौपाल का आयोजन करते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है कि रायबरेली की राजनीति में भूचाल उस समय देखने को मिलता है जब राहुल गांधी रायबरेली की सरजमी पर आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी दिशा की बैठक में राहुल गांधी अपने 5वें दौरे पर आए थे और ये उनका 6वां दौरा है। तो कहीं ना कहीं 5वें दौरे में भी देखा गया कि काफी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी खिलाफत की गई और कहीं ना कहीं नारे भी लगाए गए। लेकिन साफ तौर से कहा जा सकता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उनके प्रति विरोध देखने को मिलता है, वहीं कांग्रेसियों का हुजूम भी देखने को मिलता है और अपने नेता की अगवानी करने के लिए और अपने नेता के प्रति उत्साहित देखने को मिलते हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से राहुल गांधी इस चौपाल में अपने लोगों के बीच में शिरकत करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजू तिवारी इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।